जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको पता ही होगा कि मॉक में जो रीजनिंग के प्रश्न आपके 40 पूछे गए थे, हम उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के आज आपके सामने आए हुए हैं। तो सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कि रीजनिंग का पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे, बताइए ज़रा। तो मेरे हिसाब से तो जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। बस इसमें आपको स्ट्रेटजी की आवश्यकता थी। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा कि वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही करना स्टार्ट कर दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सबसे पहले तो वो प्रश्नों को देखे होंगे, उनको लगा होगा कि कौन से प्रश्न फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही वो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को वो सबसे पहले सॉल्व किए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सबसे पहले आपको प्रश्न को देख करके इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न मुझसे एक बार में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस प्रश्न का लेबल कैसा है। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो ही जाकर के आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आपका समय खराब हो जाएगा। तो रीजनिंग भी कुछ ऐसा ही था। स्टार्टिंग के जो प्रश्न थे वो टाइम टेकिंग थे, तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही करना शुरू कर दिए उन्होंने ज़्यादा टाइम आपका 7 से 8 प्रश्नों में ही गवा दिया। बाकी के जो इजी प्रश्न थे वो उनसे छूट गए, ठीक है ना। तो दोबारा आप ऐसी गलती ना करना। पेपर का लेबल कुछ इसी प्रकार से ही होगा, इससे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2017 का जो लेबल था वो एक बहुत अच्छा लेबल था, ठीक है जी। तो हमें उन बातों को भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि 2025 में जो एग्जाम का लेवल है वो 2017 जैसा हो या 2017 से अच्छा हो, उन बातों पे भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका हम समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम करना शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने एक प्रश्न था, ये आप ये समझ जाइएगा कि एक बहुत छोटा सा पजल था जिसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन को पूरा डायरेक्शन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम है MNOPQR और S, एक 7 मंजिला इमारत में, कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, 7 मंजिला इमारत में रहते हैं तथा इमारत में जो सबसे नीचे की मंजिल है उसे 1 से आप इंडिकेट करते हैं, और इसी तरीके से ऊपर के लेवल को 2 3 4 5 6 7 की तरफ आपको करना होता है। तो ये तो पूरी जानकारी है, यहां तक अपनी कहानी खत्म हो जाती है, इनसे हमारा विशेष कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। बाकी का ये जो कुछ दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि O और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं तथा P एक सम क्रमांकित मंजिल पर रहता है, Q O के ठीक नीचे रहता है, Q के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या N के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है, R N के नीचे की मंजिल में से किसी एक मंजिल पर रहता है लेकिन S के ऊपर रहता है, तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको देख के बताना है, फिर आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों का। जैसा आपसे बोला गया है कि सबसे नीचे के मंजिल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7, इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। और चलते हैं, क्योंकि देखो ये पजल है तो इसमें आपको कम से कम 2 सिचुएशन तो आपको लेके ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है O और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, और ये भी ध्यान देना है कि P एक सम क्रमांकित मंजिल पर रहता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि O को मैंने यहां पे सेट कर दिया, तो O और P के बीच में 2 लोग रहेंगे, 1 2, तो यहां पे हम किसको सेट कर सकते हैं, P को यहां पे हम बैठा सकते हैं, ठीक है ना। और P देखो सम क्रमांकित मंजिल पर है भी, एक तो कंडीशन ये हो जाएगा
अगर मान लो ओ को हमने यहाँ पे बैठाया, एक और कंडीशन ले लेता हूं, अगर मैंने ओ को यहाँ पे बैठाया तो आप देखोगे कि 1 और 2 इनके बीच में होगा, लेकिन पी यहाँ पे आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि पी का जो क्रमांक होना चाहिए एक सम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम ओ को यहाँ नहीं बैठा सकते, ठीक है ना, यहाँ तो हम कतई नहीं बैठा सकते। फिर एक स्टेप ऊपर और ले लें कि अगर मान लो ओ को हमने यहाँ पे बैठा दिया, ओ को अगर हमने यहाँ पे बैठा दिया तो उसके बाद क्या होगा, 1 2 3, यानी कि इन दोनों के बीच में, ओ और पी के बीच में गैप होना चाहिए, कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो ये 2 कंडीशन फिलहाल हम लेके चल रहे, ठीक है ना। इन 2 में से चेक करेंगे, जो अपना सेटिस्फाइड हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन और भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि Q जो है वो O के ठीक नीचे है, तो इस कंडीशन में देखोगे कि O के नीचे तो कोई जगह नहीं है, तो ये तो बन नहीं पाएगा। इस कंडीशन में देखोगे कि Q जो है वो O के नीचे है, तो Q को यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वाला तो खत्म हो गया, इसी पे काम करना है। आगे कह रहा है Q के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या L के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। तो Q के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो N के नीचे कितने होने चाहिए, 4 ही लोग होने चाहिए, क्योंकि O से ऊपर जितने भी लोग रहेंगे वो N से एक अधिक रहेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो Q के ऊपर टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो N के नीचे 4 लोग होने चाहिए। तो N को कहां पे बैठा दोगे, N को यहां पे बैठा दो, तो 1 2 3 4, तो आप देखोगे कि एक अधिक हो जाएगा। कंडीशन ध्यान से पढ़ेंगे, Q के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो Q के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5। N के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, N के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, रहने वाली संख्या से एक क्या है, अधिक है। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। आपसे कह रहा आर एन के नीचे नीचे की मंजिल में से किसी एक मंजिल पर रहता है, तो आर यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। आगे कह रहा है लेकिन एस से ऊपर रहता है, तो ये कंडीशन फिक्स हो गया कि आर यहां पे रहेगा और यस यहां पे रहेगा। एक और बचता है, कौन बच रहा है भाई, एम एन, तो एम ऊपर हो गया। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, ये आप बैठा दिए बहुत अच्छे तरीके से उनके हिसाब से। अब कह रहा ओ से ऊपर विषम संख्या में व्यक्ति रहते हैं, तो ओ से ऊपर सॉरी ओ से ऊपर विषम संख्या में व्यक्ति रहते हैं, जी नहीं, ओ से ऊपर विषम और सम दोनों संख्या में व्यक्ति रहते हैं, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है एस सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, देखो एस सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ये सही हो जाएगा। ओ विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो देखो ओ विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा दोनों क्या है, सत्य। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो आपको क्या है कि बच्चों आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और ये अभी बहुत आसान टाइप के प्रश्न हैं। इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। इसमें 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 5 वेरिएबल हो सकते हैं, तो ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। इसमें बस उनके मंजिल के हिसाब से आपको बैठाना था, उसमें सम और विषम का थोड़ा सा आपको बता दिया है। बाकी काफी आसान प्रश्न है, ठीक है ना। और आजकल एग्जाम्स में इससे अधिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 से 3 वेरिएबल कम से कम होते हैं, 4 5 भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और प्रत्येक का वजन अलग अलग है। तो ये आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर चैप्टर का ये प्रश्न है, ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये है डी का वजन एक विषम संख्या है और डी ई से भारी है, ठीक है। डी का वजन एक विषम संख्या है, डी का वजन एक विषम संख्या है, डी ई से भारी है, लेकिन सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, लेकिन सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। सी एफ से भारी है लेकिन डी से हल्का है, सी ई से भारी नहीं है, एफ ए से एफ और ए से सी भारी है, ए का वजन एक विषम संख्या नहीं है, सबसे हल्का वजन 55 केजी है और सबसे भारी वजन जो है वो 90 केजी है,
यदि सी का वजन 64 केजी है तो डी का संभावित वजन कितना होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ के, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो पहले ही बोल दिया कि डी का वजन एक विषम संख्या है, तो देखो ये ऑप्शन में हो नहीं सकता और ये ऑप्शन में हो नहीं सकता, खत्म हो गई कहानी, पहली लाइन से खत्म हो गया। आपसे पहले ही बोल दिया था कि डी का वजन एक विषम संख्या है, तो डी का, और डी का ही वजन आपसे पूछ रहा है, तो डी का वजन ना तो 60 केजी होगा ना तो 68 केजी होगा। और देखो आपसे कह रहा है कि सबसे भारी 90 केजी वाला है, सबसे भारी 90 केजी वाला है, तो 93 केजी तो वजन डी का हो नहीं सकता, क्योंकि डी के बारे में पहले बोला गया है कि डी जो है वो ई से भारी है लेकिन सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। तो जब सबसे भारी व्यक्ति का जो वेट है वो 90 केजी है और ऑप्शन में 93 केजी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर डी, यही ऑप्शन था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, को प्रश्नों का आंसर जो है ना उस प्रश्न में ही छुपा होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, किस तरीके से आप इसको कर सकते थे, कि अगर आपको ऑप्शन पे फोकस नहीं था तो आप क्या करते। तो कह रहा है डी का वजन एक विषम संख्या है, तो डी को आपने ले लिया, तो टोटल अगर 6 लोग हैं तो या तो ये 1 नंबर पे होगा, या तो 3 नंबर पे होगा, या तो 5 नंबर पे होगा, क्लियर है ना। आपसे कह रहा है आगे कि डी जो है वो ई से भारी है, ई से भारी है, यानी कि डी जो है वो ई से भारी है, तो इधर मैं भारी वालों को बैठा रहा हूं, इधर मैं कम भारी वालों को बैठा रहा हूं, ठीक है। तो डी जो है वो ई से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है, सी एफ से भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो डी से हल्का है यानी सी जो है वो एफ से भारी है, सी जो है वो एफ से भारी है, और कह रहा है डी से क्या है, हल्का है, तो ये भी हल्का होगा। आगे कह रहा है सी जो है वो ई से भारी नहीं है, जो सी है देखो ई से भारी नहीं है, तो ये भी कंडीशन तुम्हारा बन गया। आगे कह रहा है एफ और ए सी से भारी है, तो एफ और ए सी से भारी है, एफ और नहीं, एफ और ए से सी भारी है, ध्यान देना, कह रहा एफ और ए से सी भारी है, तो ए को इधर कहीं सेट कर दो, तो एफ और ए से कौन भारी है, सी भारी है। कह रहा है ए का वजन एक विषम संख्या है, तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, तो ये 5 हो जाएगा, और छठे नंबर पे कोई और व्यक्ति आ जाएगा। वो व्यक्ति किसको बैठाओगे, कौन नहीं दिखाई दे रहा है, वो बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे भारी, ये सबसे कम भारी हो जाएंगे, मतलब कम भारी। अब आपसे कह रहे जो सबसे हल्का है वो 55 केजी का, जो सबसे हल्का है वो 55 केजी का है, और जो सबसे भारी है वो 90 केजी का है। क्लियर हो गई बात। ए और एफ में क्लियर नहीं है, एफ इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि सबसे भारी है, यदि सी का वजन 64 केजी है, सी का वजन 64 केजी है, 64 केजी है, ठीक है, तो डी का वजन क्या होगा, तो डी का वजन क्या होगा, 64 से ज्यादा और 90 केजी से कम होगा, क्लियर है ना। और क्या होगा, और क्या होगा भाई, 90 केजी से कम होगा, 64 से ज्यादा और 90 से कम होगा, और विषम होना चाहिए, तो फिर हम वही ऑप्शन से चेक करते कि देखो भाई 93 हो नहीं सकता, 60 होने के चांस नहीं है क्योंकि 64 से ज्यादा होगा, बचता है 68 और 67, 68 एक इवन नंबर है तो ये हो नहीं सकता, तो बचता कौन है आपका 67, तो भी हम यही करते, लेकिन यहाँ पे टाइम हमें लगाना पड़ जाता। क्लियर है ना, बात वही है, ऑप्शन से ही हम चेक करते हैं इसको, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया था, तो आपको कॉमन सेंस तो लगाना ही था। तो ये सबसे आसान प्रश्न था, अगर आप अच्छे से पढ़ते ऑप्शन से इसको टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ये प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रॉड थीम एडिशन, ये सारी जानकारी दिया गया एग्जाम में, ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, मेन पॉइंट्स पे सीधे जाते हैं कि अपने से पूछा क्या गया, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पे नॉर्मल सभी बच्चों की प्रैक्टिस होती है, तो पूरा ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो कुछ सेकंड आप क्या कर दोगे, गवा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखा, फॉर्मेट समझ में आया, सीधे आखिरी में आया, आखिरी में आके देखा कि निश्चित कूट भाषा में बेस्ट शब्द के लिए कूट क्या है, तो बेस्ट को आप ढूंढने की कोशिश करो कहां पे है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में मिल गया, तीसरे में मिल गया।
अब बताओ और कहीं पे है? चौथे में भी नहीं है। तो ये तभी बता पाओगे जब बुक, थीम और सिस्टम का कोड बता पाओगे। तो बुक कहाँ पे है? बुक 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 बुक, तो बुक यहाँ पे देखो, बुक थीम इन दोनों में मिल गया। तो इन दोनों में पक्का दो दो चीजें कॉमन होगी। तो क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा? आर टी जे के, आर टी जे के, ठीक है। दो बचता है, एक सिस्टम बचता है। सिस्टम यहाँ है, सिस्टम यहाँ है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं? तो डी डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। तो एक ही आपका बचता है, कौन सा? ए एक्स। सीधे टिक कर दो। तो पूरा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, कॉमन कोडिंग होती है। आप देख लीजिए, अगर ये बेस्ड कहीं और पे कॉमन होता तो हम डायरेक्ट बता देते। चूंकि ये कॉमन नहीं था तो इसके आसपास के ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उसके बाद का दिया गया है, तो ये को पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ने की आवश्यकता होती। क्वेश्चन देखा, समझ में आ गया कि ये कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, यानी कि सिलोक का प्रश्न है। तो सीधे कथन से डायग्राम बनाओ। कुछ क्लब हीरा है, कुछ क्लब जो हैं वो हीरा है, ठीक है, हीरा है, कुछ क्लब हीरा है, कोई हीरा हृदय नहीं है, कोई हीरा जो है वो हृदय नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है केवल कुछ स्पेट्स हृदय हैं, केवल कुछ स्पेट्स हृदय हैं। तो कुछ स्पेट्स हृदय होंगे और कुछ स्पेट्स हृदय नहीं होंगे, क्योंकि जब केवल लगा होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनता। वो मैंने सिलोग में आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुछ क्लब से स्पेट्स हैं, क्लब यहाँ पे है, स्पेट्स यहाँ पे है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। किसी हृदय के क्लब होने की संभावना है। मैंने आपको बताया है कि अगर संभावना वाले कभी भी होते हैं, संभावना को बंद कर दो और चेक करो क्या कोई हृदय क्लब नहीं है। अगर डायग्राम बन रहा है तो संभावना नहीं होगी, नहीं बन रहा है तो संभावना है। चेक करो कोई हृदय क्लब है, क्या कोई हृदय क्लब है? नहीं, मतलब डायरेक्ट तीर का निशान नहीं है, तो रियल में गलत है। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। तो एक ही जवाब आपका होगा यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ये भी आसान सा ही प्रश्न है, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न पे। कह रहा कि ध्यान से जानकारी पढ़ो। परिवार में 8 लोग दिए गए हैं, कुछ सदस्य हैं और उनका कंडीशन है, यानी कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ये प्रश्न है। और पजल ब्लड रिलेशन, क्लियर है ना? पजल ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और आपसे कह रहा है कि ए के का अंकल है और के जो है वो टी का इकलौता पुत्र है। जो के है वो टी का इकलौता पुत्र है, टी का इकलौता पुत्र है। और जो ए है वो के का अंकल है। के का अंकल मतलब अपने पापा के भाई को हम अंकल बोल सकते हैं, क्लियर? पापा, पापा के भाई, अगर ये पापा क्लियर तो है नहीं तो पापा के भाई भी हो सकते हैं। अगर ये मम्मी होंगी तो मम्मी के भी भाई हो सकते हैं, क्योंकि अंकल को हम चाचा भी बोल सकते हैं, मामा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, वहां तक की जानकारी खत्म है। कह रहा के जो है वो सी का पोता या नाती है। चूंकि ये कंफर्म नहीं है इसलिए उसने बोला है पोता या नाती है। तो जो के है वो सी का पोता या नाती है, तो सी का पोता या नाती होगा, सी ऊपर ही होगा। कह रहा और सी जो है वो डी का पति है। जो सी है वो डी का पति है। अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएंगे? इनकी पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। सी के केवल 2 पुत्र हैं, तो सी के केवल 2 पुत्र हैं, इन्हीं को पुत्र मान लेता हूं, क्योंकि पुत्र ही होंगे, क्योंकि ये पापा के साइड से रिलेशन जा रहा है, ठीक है। सी के केवल 2 पुत्र हैं। के बी का दामाद है। जो के है वो बी का दामाद है, ये बी का दामाद है, तो बी ऊपर होगा, ये बी की पुत्री होगी और इनसे के ने शादी किया होगा, तभी ये इनको दामाद बोलेंगे, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है ओ जो है वो के की माँ है। ओ के की माँ है, जो ओ है वो के की माँ है। ओ जो है वो के की माँ है, यानी कि यहाँ पे ओ होंगी जिनसे इनकी शादी हुई है, तभी तो माँ बोलेंगे कि ओ जो है वो के की माँ है। यदि क्यू बी की पत्नी है, जो क्यू है वो बी की पत्नी है, तो ये इनके पति हो जाएंगे। क्यू जो है वो बी की पत्नी है, तो आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यू आर को क्या बोलेंगी? तो क्यू आर को क्या बोलेंगी? तो आर दिखाई नहीं दे रहा, आर यहीं पे ही होगा, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि 8 लोगों को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है। टोटल कितने लोग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसको 2 बार बैठा दिया? ए बी सी डी, 3 3 6 2 8 होने चाहिए ना, तो क्यों ज्यादा हो रहा है?
आर को किसको हम 2 बार बैठा दिए भाई? कौन ऐसा शख्स है जो 2 बार बैठा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे हो सकते हैं? एक कौन सा नया आ गया? एक कौन सा नया आ गया भाई? एक कौन सा नया आ गया? आर। लो भाई, सबके नाम अलग अलग है। कौन सा भाई? किसको मैंने 2 बार लिख दिया? हाँ, ए बी सी दिखाई दे रहा है। ए दिखाई दिया, बी दिखाई दिया, सी दिखाई दिया, डी भी दिखाई दिया। के टी आर ओ, के टी आर ओ, के टी आर ओ। तो ये क्यू कहां से आ गया? ये ओ, ओ, ओ भी है। कौन ज्यादा आ गया है? के टी आर ओ, के टी आर ओ। क्यू के बारे में कहीं बात नहीं कहेगी तो ये क्यू कहां से आ गया? देखो भाई, एक नया वर्ड आ गया, ये क्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा ओ जो है वो के की माँ है। ये क्यू नया कोई वर्ड आ गया। ठीक है, ये दिक्कत कर रहा है। परिवार में कितने लोग थे? 8 ही सदस्य थे, ये 9वां आ गया। और आपसे कह रहा आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है? आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू आर को क्या बोलेंगे? ये इनकी पुत्री ही कहलाएंगी। तो एक्स्ट्रा लोग होंगे तभी जाके ये इनकी पुत्री बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्यू की चर्चा 2 बार करी गई है और यही एक कंडीशन आर बनने का यहाँ पे था और आर के लिए कोई और जगह दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये पुत्री बन जाएंगे और 8 से 9 लोगों को सेट कर लो तो आपका काम आसान होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। तो ये हमें लग रहा है कि कुछ डायरेक्शन डिस्टेंस का है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में सीधे हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कह रहा रोहित, यहां से रोहित ने बिंदु P से पूर्व की ओर चलना शुरू किया। बिंदु P से पूर्व की ओर चलना शुरू किया और 5 मीटर चलने के बाद वह बिंदु Q पर पहुंचता है। तो बिंदु Q पर पहुंचता है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। बिंदु R तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। यानी कि ये आपका 5 मीटर हो गया और ये S तक पहुंचने के लिए 5 मीटर और, यानी टोटल कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। 10 मीटर चलता है तो ये टोटल 10 मीटर हो गया। ठीक है जी, ये टोटल कितना मीटर हो गया? ये टोटल 10 मीटर हो गया। आगे बढ़ते, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और टी तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। तो 8 मीटर तो ये हो गया और 1 किलोमीटर और आगे चलता है। ये 8 लिख लो, ये 1 ले लो, तो ये कहां तक पहुंचा? टी तक। ठीक है, पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु वी तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। तो ये वी है, वी तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। ठीक है, कह रहे यदि बिंदु M बिंदु V के दक्षिण में और बिंदु P के पश्चिम में है, यानी कि ये यहाँ पे M कोई बिंदु होगा जो V के क्या है? V के दक्षिण में और M के क्या है? पश्चिम में है। ठीक है, तो कह रहा तो बिंदु R से बिंदु M की कुल दूरी कितनी होगी? बिंदु R से बिंदु M की कुल दूरी कितनी होगी? और कह रहा कि पॉइंट V के माध्यम से, यानी कि B से होके गुजरना पड़ेगा। V से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं उसने बोला। अगर डायरेक्ट वो बोलता तो डायरेक्ट हम M से R के एक लाइन यहाँ पे खींचते और यहाँ पे पूरा करके पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा देते। लेकिन उसने बोला कि पॉइंट V के माध्यम से जाना है, तो V के माध्यम से आपको जाना है। तो चलो, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तभी दक्षिण में और इसके पश्चिम में होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस सम कर लो, 10 ये हो गया, 8 और 1 मिलके 9 हो गया, 9 वो हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया। क्योंकि V से U के जाना है तो 10 और 10 20 और 9 मिलके कितना? 29, 29 मीटर। 29 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ बच्चों अगर ये पॉइंट ना लिखा होता तो फिर हम क्या करते? आर से पी की तरफ जाते, आर से एम की तरफ ऐसा जाते, फिर पाइथागोरस प्रमेय बनाते। ठीक है, फिर वैल्यू निकालते। लेकिन वो बोल दिया कि पॉइंट वी के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचना है, तो टोटल डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। देखो भाई,
निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्ष में मार्च से सितंबर तक, एक ही वर्ष में मार्च से सितंबर तक शुरू होने वाले 7 अलग अलग महीनों में 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पुस्तक ई से पहले 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक है ना, ई से पहले, पुस्तक ई से पहले, ई से पहले, ई से पहले 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको अगर हम आखिरी मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 मान लेता हूं, क्योंकि 4 से अधिक ही कह रहा है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस वजह से हम इसको अगर आखिरी में मान लें और तो आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो पुस्तक ई से पहले 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित की गई थी। पुस्तक ई और डी के बीच 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, ई और डी के बीच, तो डी को यहां पे मान लो, ई और डी के बीच में 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के उस महीने में प्रकाशित हुई थी जिसमें पुस्तक ई से पहले दिनों की सम संख्या होगी, तो सम संख्या होगी, तो हम ये मान के चल रहे, ये आखिरी मान के चल रहे, और मार्च से हमें सितंबर तक जाना है, तो ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर। तो एक ऐसे महीने में वो प्रकाशित हुई जिसका सम था, तो ये 31 दिन का, ये 31 दिन का, तो ये जून 30 दिन का होता है। तो के उस महीने में प्रकाशित हुई थी जिसमें पुस्तक ई से पहले दिनों की सम संख्या है। के और ए के बीच 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो ए तो यहां हो नहीं सकता, ए को यहां कर दो। के और ए के बीच में 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। पुस्तक एफ पुस्तक बी के ठीक पहले, पुस्तक एफ पुस्तक बी के ठीक पहले, बी के ठीक पहले, पुस्तक एफ जो है वो पुस्तक बी के ठीक पहले प्रकाशित हुई। पुस्तक डी पुस्तक एच के ठीक बाद, पुस्तक जो डी है वो पुस्तक एच के ठीक बाद प्रकाशित हुई। पुस्तक बी निम्नलिखित में से किस महीने में प्रकाशित हुई? तो आप देखो पुस्तक बी किस महीने में प्रकाशित हुआ है, तो पुस्तक बी जो है वो अगस्त के महीने में प्रकाशित हुआ है। AUGUST, अगस्त के महीने में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है जी। जैसे उसने बोला कि ई से पहले 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। 4 से अधिक तो या तो 5 होंगी या तो 6 होंगी, ठीक है ना, तो उसको लास्ट वाला ही मान लिया हमने। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ज्यादा केस भी नहीं बनाना था, और सेट हो गया मामला। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते, इसमें भी दिक्कत विशेष था नहीं। शब्द फ्लो चार्ट्स में पहले 5 शब्दों को उनके ठीक उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। उत्तरवर्ती मतलब ठीक बाद, तो फ्लो चार्ट में पहले 5, ठीक है, उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है, और अंतिम 5 शब्दों को उनके तीसरे उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ठीक बाद को ही उत्तरवर्ती बोलते हैं, उससे पहले पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो एफ के बाद क्या आएगा? जी, एल के बाद आएगा एम, ओ के बाद आएगा पी, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स, और सी के बाद आएगा डी। ठीक है, और बाकी के 5 को उनके तीसरे पूर्ववर्ती से, तो 8 और 3 11। ठीक है, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, 18 3 21, 20 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 23, 19 और 3 मिलके 22। अब आपसे कह रहा है तो बनने वाले नए शब्द में कितने अक्षर दोहराए जाएंगे? तो कितने अक्षर दोहराए जाएंगे? तो बताओ कौन दोहरा रहा है? कह रहा कितने अक्षर दोहराए जाएंगे? तो डी दोहराया जा रहा है, डी दोहराया जा रहा है। तो डी तो एक ही अक्षर है ना, तो एक अक्षर कितने बार दोहराया जा रहा है? मतलब एक ही अक्षर है जो दोहराया जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एक ही डी, एक ही अक्षर है ना जो दोहराया जा रहा है, यानी कि एक ही अक्षर है जो दोहराया जा रहा है, वो अक्षर कौन सा है? डी है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे कोई 2 टिक कर दे तो वो बेवकूफ है, क्योंकि आप ये डी देख करके 2 टिक कर सकते हो। वो ये बोला है तो बनने वाले नए शब्द कितने अक्षर दोहराए जाएंगे, मतलब कौन ऐसा अक्षर है जो आपको 2 बार आ रहा है? तो एक ही वो अक्षर है डी जो दोहराया जा रहा है, सीधी सी बात।
ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द अल्टरनेशन के पहले, दूसरे, चौथे और छठे अक्षरों का प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा एल, चौथा हो जाएगा ई और छठा वाला हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। ठीक है, इनसे कोई सार्थक शब्द अगर बन सकता है तो क्या बन सकता है भाई? देखो, इसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो आपका लीन हो सकता है, लीन, दुबला पतला, और एक आपका लेन दिखाई दे रहा है, रास्ता, मार्ग, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन। तो दो तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं यदि ऐसा कोई सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर यू को चिन्हित करें, तो बनाया तो जा ही सकता है। यदि दो सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, उत्तर वी को चिन्हित करें, तो दो तो हमने बना दिया, एक लीन बन रहा है और एक लेन बन रहा है। ठीक है, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे कह रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है और डाटा सफिशिएंसी का ये प्रश्न है, और कहां से शुरू करना है ये देखो। आपको बताना है पी ने वर्ष के किस दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाई। पी की बहन को ठीक से याद है कि उसकी शादी की सालगिरह 20 तारीख से पहले, लेकिन 17 के बाद, 17 के बाद यानी कि या तो 18 को या तो 19 को, क्योंकि 20 से पहले। ठीक है, पी के भाई को याद है कि उसकी सालगिरह 18 तारीख के बाद, लेकिन 21 जनवरी से पहले। 18 तारीख के बाद यानी कि 19 या तो 20, क्योंकि 21 से पहले। तो जो कॉमन होता है उसी दिन पता चलेगा कि उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। ठीक है, और यही अपने से पूछ रहा है पी ने वर्ष के किस दिन अपनी सालगिरह मनाई, तो 19 तारीख को मनाया। तो इसका जवाब देने के लिए आपको दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ी थी, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि केवल एक से आप जवाब नहीं दे पाते। आपको इसका अगर कंप्लीट जवाब देना था तो उसके लिए आपको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें गलत क्या है। 150, 174, तो 150, 150, 150 और 174 में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है आपको? 24 का। 174 और 186 में अंतर 12 का। 186 और 198 में अंतर 12 का, और 16 और 2 18 का अंतर इधर दिखाई दे रहा है। इधर अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 38 का। और इधर अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 88 का। 88 का अंतर दिखाई दे रहा है, जी हाँ। 54, 46, 46 और 42 यानी कि 88 का। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कहा मामला फंस रहा है? एक स्टेप और नीचे आके चेक करते हैं। तो देखो 24 से 12 हो रहा है, 12 कम हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आधा हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं कि 0.5 का मल्टीप्लाई। 12 से 1 हुआ तो 1 का मल्टीप्लाई। तो आगे अगर मैं देखूं तो 1.5 का होना चाहिए। ठीक है, तो है 15, 12, 180, 1.5 का है। तो आगे 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि 18 दूनी ये 36 होना चाहिए था, 36। अगर ये 36 होता तो ये 200 कितना हो जाता आपका? 52 हो जाता, और 252 हो जाता। हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद 2.5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 254 वाला ही ऑड दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का। ठीक है, होना चाहिए। तो कौन सा वाला आपका गलत है? तो 254 आपका गलत है। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपके सामने एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 8 व्यक्ति है। कौन कौन है भाई? वो एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। ये वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं, 4 कोनों पर बैठे हैं, 4 कोनों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, जबकि उनमें से 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं।
केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न दिख रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि मुख किए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। आपसे कह रहा पी जो है वो एस के दाएं से तीसरे स्थान पर, एस के दाएं तीसरे स्थान पर। तो ऊपर से लो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की तरफ है, बाएं और दाएं क्लियर हो जाएगा। इधर बैठा होगे तो दाएं और बाएं में दिक्कत होगा। तो पी जो है वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर, एस अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 पी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, फिर कह रहा पी और टी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। टी जो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो टी यहां नहीं बैठेगा, और पी और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो एक व्यक्ति बैठा दो। ठीक है, आगे बढ़ते। क्यू टी के ठीक बाएं बैठा है। टी के ठीक बाएं कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, चलो आगे कह रहा क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और जो एन और कह रहा है एन आर के बगल में नहीं बैठा है, एन आर के बगल में नहीं बैठा, तो 3 लोग बैठने चाहिए क्यू और आर के बीच में। तो यहां तो हो नहीं सकता है, यहां हो सकता है क्यू और आर। तो इधर से भी 1 2 3, इधर से भी एक और 1 2 3। क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और एन जो है वो आर के बगल में नहीं बैठा है। तो एन यहां नहीं बैठेगा, तो एन कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। और कौन रह जाता? और भी कुछ दिया होगा। एन और टी के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने पी और ओ के बीच। तो एन और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं? एन और टी के क्यू क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन और टी के बीच, एन और टी के बीच उतने व्यक्ति बैठे हैं जितने पी और ओ के बीच बैठे हैं। ठीक है, और एम का मुख, एम का मुख केंद्र की ओर नहीं है, एम का मुख केंद्र की तरफ नहीं है, तो बाकी ये सब केंद्र की तरफ है। एम यहां हो जाएगा, और कौन बच रहा है भाई? एक और बच रहा है, एम एंड ओ बैठ रहा है, यहां पे बैठा दो। क्लियर हो जाएगा कि देखो पी और ओ के बीच बैठे हैं, पी और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? एक लोग बैठे हुए हैं। एन और टी के बीच में भी एक लोग बैठे हैं। ये पूरा डायग्राम बन के रेडी है। अब आपसे कह रहा है कि एम का मुख केंद्र की ओर नहीं है, तो इधर कर दिया। क्यू के दाई ओर से गिनती करने पर, क्यू के दाई ओर से, तो क्यू का बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। क्यू के दाई ओर से गिनती करने पर पी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? पी और क्यू के बीच दाई ओर से 1 2 3 4। तो दाई ओर से पी क्यू के दाई ओर से गिनती करने पर पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 4 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर है? आगे बैठे। अच्छा प्रश्न था, क्योंकि फेसिंग इन सेंटर एंड फेसिंग आउट सेंटर दोनों था, कि 4 लोग केंद्र की तरफ मुंह किए हैं, 4 लोग केंद्र के बाहर मुंह किए हुए हैं। तो अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। जे ओ और जेड की दादी है, जे ओ और जेड की दादी है। क्यू एस की सिस्टर इन लॉ है। एस जो एल की पुत्री है। टी का विवाह क्यू से हुआ है, जेड टी का पुत्र है। तो ज्यादा जानकारी यहीं से मिल जाएगी, यहीं से बना लो। आपसे कह रहा है जो क्यू एस की सिस्टर इन लॉ है, क्यू जो है वो एस की सिस्टर इन लॉ है, तो एस, एस का भाई, भाई की शादी किससे हुई? क्यू से, तभी ये सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे। ठीक है, एस जो एल की पुत्री है, जो एस है वो एल की पुत्री है। टी का विवाह क्यू से हुआ है। टी का विवाह, हाँ, टी का विवाह क्यू से हुआ। ठीक है, तो टी ये होगा। टी का विवाह क्यू से हुआ है। जेड टी का पुत्र है, जो जेड है वो टी का क्या है? पुत्र है। ऊपर एक लाइन छूट रही थी, आपसे कह रहा है कि जेड ओ और जेड की जे ओ और जेड की दादी है। ओ और जेड की दादी है, ओ और जेड की दादी है। तो जेड ओ जे जो है, जे, तो अगर ये दादी है तो पक्का ये दादाजी होंगे। क्लियर है? सारी कंडीशन हो गया। और आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा ये,
एक विवाहित जोड़ा ये, ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हो गए। अब आपसे पूरा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3, 3 तो साफ साफ दिखाई दे रहे, लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि ये फीमेल है। इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। आपका सही जवाब होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन, या आंकड़े अपर्याप्त है। हम बता नहीं सकते ना, 3 तो हमें दिखाई दे रहे, अगर ये मेल हुआ तो 4 लोग हो जाएंगे, अगर ये मेल नहीं हुआ तो 3 लोग हो जाएंगे, तो डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो सही जवाब आपका होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि दिए गए शब्द क्वारंटीन में यदि हमने सभी स्वरों को हटा दिया है और सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि नई व्यवस्था में कितने स्वर हैं। तो देखो सभी स्वरों को हटाओ हटाओ हटाओ, हटा दिया हटा दिया। बाकी के जो बच रहे हैं, क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है, आर बच रहा है, क्यू आर, एन बच रहा है, टी बच रहा है, एन बच रहा है, और इनके वर्णमाला के अगले अक्षर से आप क्या कर दो, बदल दो। तो 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 14 के बाद 15, 20 के बाद 21, और फिर 14 के बाद 15 आएगा, ये होगा। फिर आपसे कह रहे हैं नई व्यवस्था में कितने स्वर होंगे, तो नई व्यवस्था में कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं, और ये तो डी, ये क्या था, ओ के बाद पी, एन के बाद, एन के बाद पी आएगा। भाई एक मिनट रुक जाना, एन के बाद पी आएगा, ठीक है ना। तो नई व्यवस्था में कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं, तो नई व्यवस्था में 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, एक ओ है और एक यू है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक निश्चित तर्क के अनुसार 40 53 से संबंधित है, 40 53 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 8 13 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 68 निम्नलिखित में से किस संख्या से संबंधित है, और कह रहा है संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया को किया जाना चाहिए। मतलब ये जैसा लिखा गया है उसी के हिसाब से। उदाहरण के लिए 13 13 पर संक्रिया, जैसे कि 1 3 में 13 में जोड़ना घटाना गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। मतलब कि आपको परफेक्ट नंबर का ही, परफेक्ट नंबर कह रहा हूं, एक पूर्णांक ही लेना है। मतलब ये 6 और 8 का आपस में प्रयोग नहीं करेंगे कि 8 6 14 हो गया, या 4 और 0 का प्रयोग नहीं लेंगे, जो संख्या उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, 40 53, 40 53, 8 13, 8 13, 9 4 13, 8 4 4 8, ठीक है, 64 8 40। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, चल रहा है, लाइट चली गई, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा गौर करो, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4, 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4। क्या क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो ये 8 का स्क्वायर कितना, 64 में 4 जोड़ा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 और 4 मिलके 85। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, चलो कह रहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ये आपका सामने दिया गया है, और कह रहा है नोट किसी संख्या में अलग अंकों को नहीं बल्कि पूरी संख्या को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, आपको देखना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन रख करके देख लेते हैं। तो 50 इंटू 3 की जगह पे 2 रख लो, 12 गुणे 5 माइनस, ठीक है, 66, 2 की जगह पे 3 लिख लो, प्लस 11 गुणे 4 माइनस 22, और इसका मान आना चाहिए 160। अगर आ गया तो बात बन जाएगी, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 12 पंचे 60, ये बन जाएगा आपका 22, ये बन जाएगा 11 चौके 44 माइनस 22। तो देखो ये कट जाएगा, माइनस 22 माइनस 22 माइनस 44 प्लस 44 कट गया, तो 10 और 100 और 60 मिलके कितना 160।
यानी कि करेक्ट हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। जैसे आपने पहला ही ऑप्शन पुट किया आपका काम आसान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खिलाड़ी और खेल से संबंधित है, सुलेमित नहीं है, मतलब आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि एल वाई सुहार डीएम जीत हैं, पैरा बैडमिंटन खेल खेलते हैं, ठीक है ना। और डिस्कस थ्रो योगेश कथुनिया जी हैं, ये भी खेलते हैं। इन दोनों में देख लें कि भाविना पटेल, ये तो टेनिस टेबल से रिलेटेड है, टेनिस टेबल ये खेलती हैं, तो यही वाला ऑर्ड है। और निषाद कुमार जो है वो ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं। तो सही आपका जो जवाब हो जाएगा वो बी होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको जीएस जीके का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और उसके दो संभावित निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है, जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। कथन कह रहा है कि देश सी के सबसे लोकप्रिय देश सी के सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी और फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है। अच्छा, कोई देश है, जैसे मान लो इंडिया ही है, तो जो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो जियो हॉटस्टार है, तो कह रहा है कि वो टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है, तो वो दोनों प्रदान करता है। और मान लो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रीम ऑन है। कह रहा है कि ने हाल ही में पांच प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ सिनेमा घरों में स्ट्रीम ऑन पर जनवरी 2023 से एक ही तारीख पर उनकी फिल्में रिलीज करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। कहा कि एक ही तारीख पे आपको ये 5 फिल्में ऑन आपको लॉन्च करनी है, स्ट्रीम करना है, और वो ओटीटी पे भी जाएगा और सिनेमा घर में भी जाएगा। ओटीटी पे भी चलेगा, सिनेमा घर में भी चलेगा। तो फिर आपसे कह रहा है कि दी गई जानकारी पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला कह रहा है सिनेमा घरों द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 2023 में कुछ हद तक घट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, कोई मूवी रिलीज हुई, अब वो मूवी जो है वो थिएटर में भी रिलीज हो रही है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हो रही है। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही उसको देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि सिनेमा घरों में टिकट की संख्या में कमी आएगी, ये तो बात सही है। फिर आगे कह रहा है इन 5 फिल्म निर्माताओं में से प्रत्येक हर वर्ष कम से कम एक फिल्म रिलीज करेगा। जी नहीं, ये लोग इसी 2023 में ही 5 फिल्म को रिलीज करेंगे। यहां पे कह रहा है इन 5 फिल्म निर्माताओं प्रत्येक हर वर्ष, ये ऐसा नहीं कोई डील हुआ है, ऐसा कोई डील ही नहीं हुआ था। आपको वर्ष में 2023 में आपको 5 फिल्मों को क्या करना था, रिलीज करना था। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन देखो कहां पे बन रहा है आपका, डी वाला है। दी गई जानकारी से केवल निष्कर्ष एक ही निकलता है। आगे बढ़ो। उस विकल्प का चयन करें जिसका पहले का दूसरे से जो संबंध है। अरे ऐसा ही प्रश्न तो अभी हम लोगों ने किया है कि 40 को हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 और 7 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 -4 कर दूं क्या, 49 -4 कर दूं, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4, 9 का स्क्वायर 81 -4, बिल्कुल करेक्ट है। 10 का स्क्वायर प्लस 4 और 11 का स्क्वायर -4, तो 121 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, ए बी वाई सी डी डब्ल्यू, ये तो कर ही लोगे कि ए से सी हुआ 2 बढ़ा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 होगा, सारे ऑप्शन में है। देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होगा, सभी में है। तो देखो 25 से 23 2 कम हुआ, 23 से 2 कम हुआ 21, 21 में 2 कम करो 19, एस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर पहला GHS। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आपसे कह रहा है दिया गया प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ H जो है वो R का पोता है, जो H है वो R का पोता है, R का पोता होना चाहिए H जो है वो R का पोता है, यानी कि H एक मेल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो H जो है एक मेल पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे चेक करो H क्या मेल पर्सन है, एंड का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है यानी H R की माता है, तो यहाँ पे H जो है वो फीमेल बन रही है लेकिन H को मेल बनना है। सेम चीज यहाँ पे फीमेल बन रही है, दो ऑप्शन है, एक को चेक कर लेते हैं काम हो जाएगा, इसको चेक कर लो, अगर ये सही है तो ये गलत, ये गलत तो ये सही, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में हम एलिमिनेट करते हैं, तो चेक करो P@R का मतलब होता है कि ए बी की माता है, P जो है वो आर की माता है, जो P है वो आर की माता है। आर कॉपीराइट क्यू का मतलब क्या होता है, ए बी की पत्नी है, आर क्यू की पत्नी है, जो आर है वो क्यू की पत्नी है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। क्यू हैशटैग एच, क्यू हैशटैग एच, ए बी का पिता है, क्यू एच का पिता है, क्यू जो है वो एच का पिता है, तो हमें बताना है क्या एच जो है वो आर का पोता है, पोता बनने के लिए थर्ड जनरेशन पे जाना चाहिए, ये सेकेंड ही जनरेशन है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, बना के बताना तो नहीं पड़ेगा। ये तो फीमेल हो गई, आपसे पहले ही बोला कि एच जो है वो आर का पोता है, तो एच तो एक मेल पर्सन होना चाहिए। अब हमें ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कला होनी चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें चारों को चेक करना पड़ेगा, जैसे इसी में आप देखो तो चौथा वाला ऑप्शन सही है, मतलब तीनों को हमें बनाएंगे तब तो चौथे तक जाएंगे, तो इससे बढ़िया कि हम एलिमिनेट कर लें, तो दो एलिमिनेट हो गया, एच एक फीमेल बन रहा है पहले वाले में भी दूसरे वाले में, क्योंकि एंड का मतलब है ए बी की माता है, जो पहले आया है वो माता है, तो एच जो है वो आर की माता है, तो माता है फीमेल, ये भी फीमेल हो जाएगी। दो बचे अपने पास ऑप्शन, दो में से मैंने बोला किसी एक को बना लो, एक ही तो बनाना पड़ेगा, अगर ये गलत हो गया तो ये सही हो गया, अगर ये सही हो जाता तो ये गलत हो जाता, तो हमें पूरा बना के देखना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई घटनाओं को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो उनके लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है। अच्छा, घटना आ गया, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। कारण और प्रभाव, कह रहा सूरज की मृत्यु कार्यालय जाते समय हो गई, सूरज की मृत्यु कार्यालय जाते समय हो गई, सूरज अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एक महीने से उदास था, मतलब सूरज अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एक महीने से उदास था, ये पहले की घटना है, ये बाद की घटना है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा सूरज अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एक महीने से उदास था, मतलब ये घटना पहले घटी है, उसके बाद सूरज की पत्नी पहले मरी, ये घटना पहले घटी, ये घटना बाद में हुई, सूरज की मृत्यु कार्यालय जाते समय हो गई, ये पहले की घटना है, वो बाद की घटना, क्लियर है ना। लेकिन घटना तो है, लेकिन ये प्रभाव भी होगा कि सूरज अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एक महीने से उदास है, सूरज की मृत्यु कार्यालय जाते समय हो गई, मृत्यु उसकी हो गई, मतलब प्रभाव इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो अब हमें देखना है क्या इसके कारण हुई, कि कौन इसमें कारण है कौन उसमें प्रभाव है। तो पहला कह रहा है घटना ए एक प्रभाव है, तो प्रभाव है, प्रभाव मतलब इफेक्ट पड़ा, वो डेथ कर गया, और घटना बी इसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण कैसे हो सकता है, बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है, ये तो भाई एक महीने पहले गुजर गई है, और ऐसा तो बोला नहीं, कह रहा कि मर गई थी, मृत्यु हो गई तो उदास था, तो भाई किसी के घर में घटना घट जाएगी तो वो व्यक्ति उदास होगा, अब उस उदासी के कारण में थोड़ी ना उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये वाली बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। तो घटना एक प्रभाव है और घटना भी इसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण नहीं, मतलब ये दूसरा वाला कारण नहीं हो सकता उसकी मृत्यु का, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा घटना ए एक प्रभाव है, लेकिन घटना बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण नहीं है, कोई बात नहीं है, तत्कालिक एवं प्रमुख कारण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि घटना बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण नहीं है। दूसरा कह रहा है कि घटना बी एक प्रभाव है, नहीं, प्रभाव कैसे है, ये तो घटना घट गई है, सूरज अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एक महीने से उदास है, ये घटना घट गई है, तो प्रभाव कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। घटना एक तत्कालिक और प्रमुख कारण है एवं घटना बी इसका प्रभाव है, ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ये प्रभाव थोड़ी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक ही ऑप्शन सही होता है, घटना ए एक प्रभाव है लेकिन घटना बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को, तो ये तो काफी आसान सा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखो कि कुछ कम भी हो रहा है, जीरो कम भी हो रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ भी रहा है, तो यानी इसका इसमें 3/10 का गुणा तो नहीं हो रहा है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 30,000 का 3 गुना 90,000। जी बिल्कुल सही बात है। 30/10 अगर हम कर देंगे तो 9 त्रिक 27,000, बिल्कुल सही बात है। ऐसे 27,000 का 3/10 कर दूंगा, जीरो से जीरो कटेगा, 27 3 81। फिर इसका 3/10 कर दूंगा तो ये आएगा, इसका 3/10 करूंगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 243 का 3 गुना हो जाएगा 729। क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। आपसे कह रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है। कह रहा है कि 12 168 से संबंधित है, 11 145 से। तो 12 168 से संबंधित है और 11 145 से, जरा चेक करना क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है क्या? तो 144 में कितना जोड़ू 168 हो जाए 24। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या? 11 का स्क्वायर 121 में 24 जोड़ो तो बन गया बात, 121 + 24 145 हो गया। तो वही आपसे कह रहा है कि बताओ बताओ इनमें से कौन सा वाला रिलेशन है। तो जोड़ के देखेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो नहीं, ये तो नहीं बन पाएगा। 5 का स्क्वायर 25 में 24 जोड़ेंगे, 16 का स्क्वायर 256, यही होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 64 में 24 जोड़ो, देखो 88 बन गया क्या? जी हाँ, पहला डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है। ठीक है, ये तो आसान है, रेड क्रॉस अस्पताल। तो भाई रेड क्रॉस पे, अस्पताल पे रेड क्रॉस का साइन होता है कि नहीं होता है? ऐसा साइन होता है कि नहीं रेड क्रॉस का? क्लियर है? तो रेड क्रॉस का जो साइन होता है वो किसके लिए होता है? अस्पताल के लिए होता है। यही तो साइन होता है रेड क्रॉस का, अस्पताल का। तो पहिया किसकी का साइन होगा? प्रगति का। पहिया तो हमेशा बढ़ता रहेगा ना, तो किसका साइन होगा? प्रगति का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है कि इनको अपन परस्पर बदल दिया तो क्या होगा? बदल के देख लो, प्लस को गुणा कर लो, गुणे को प्लस कर लो और भाग को माइनस कर लो और माइनस को भाग कर लो। सॉल्व करो, 15 + 2 - 2 कट गया, आंसर कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, बोलो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। यदि इनकम को IMC NMD लिखा जाता है तो IMP LANT को कैसे लिखा जाएगा? तो चेक करो भाई, इनकम INCOME, इनकम को लिखा गया IMCNMD MD। तो क्या हो रहा है जरा चेक करो, आई को आई ही रहने दिया, इनकम को IMCNMD और इम्प्लांट। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है इनके बीच में भाई। देखो सी को सी रहने दिया, आई को आई रहने दिया, यानी कि सेम, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। यहां भी एम का एम रहा, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। ये एन से एम हुआ, एक कम हो रहा है, ओ से एन हुआ, एक कम हो रहा है, ई से डी हुआ, एक कम हो रहा है। लॉजिक क्लियर है? आपसे कह रहा है कि आई एम PLANT तो सेम होगा। चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। ये आपका सेम होगा, ये आपका सेम होगा, ये आपका सेम होगा, ये आपका सेम होगा। चेक करो कहां पे आपको दिखाई दे रहा है। आई पी, आई पी, आई के बाद पी, ये है नहीं, ये आखिरी में टी भी नहीं आ रहा है, ये भी आई, ये भी नहीं होगा। यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, IPAT। ठीक है भाई, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, कोई बहुत ऐसा प्रश्न नहीं था, कर नहीं पाते। 28 नंबर देखो, एक विशिष्ट भाषा में MET को 32 लिखा जाता है।
तो m होता है 13 नंबर पे, e आता है 5 नंबर पे, t आता है 20 नंबर पे। तो 20 और 18 मिलके 38, यही होगा। 13 5 18, 18 और 20 मिलके कितना हो जाएगा 38। 38 से 32 लाना, 6 कम कर दो 32 आ जाएगा। m आता है 13 नंबर पे, o आता है 15 नंबर पे, w आता है 23 नंबर पे। जोड़ो कितना आ रहा है 15 और 13 मिलके हो जाएगा आपका कितना 15 और 13 28, 28 और 23 मिलके 51। क्या 51 में 6 करने पर 45 आ जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है। तो रन का देखो, r 18 नंबर पे, u 21 नंबर पे, n 14 नंबर पे। तो 18 और 14 मिलके कितना हो जाएगा 32, 32 और 20 52, 1 53, और 53 में से 6 घटाओ तो 47 होना चाहिए। 7 6 13, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी है और आपको बताना है कि तीसरे पोजीशन पे कौन आएगा। तो REGI 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 बता ही नहीं सकते कौन पहले आएगा। ठीक है, पांचवा लेटर चेक करो, ओ पहले आता है या एम या एम या एस या ओ। तो पहले एम आता है, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो आगे चेक नहीं कर सकते, तीन तो पहले आ गया, तीन के बाद पांच आ गया। इनमें इन सब में चेक करो, पहले ओ आएगा या एस या ओ आएगा, ओ के बाद एन, एन के बाद एन, तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि 1 4 और 2 होगा। तीसरा पूछ रहा है, यानी कि तीसरा आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये 2 होगा। हाँ, 3 5 1 किसको किसको ले लिया था, और 3 5 1, यानी कि अपना रीजन तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा रीजन। क्लियर होगा ये बात। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक निश्चित तरीके से YYPCLY इसको लिखा जा रहा है रिवर, RIVER रिवर। ठीक है, तो आपको बताना है कि TVZRASZA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्या हो रहा भाई, इनको देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो y 18 7 25, यानी कि अरे 7 7 कम हो रहा, 9 7 16 -7। ठीक है, 7 5 12 और 18 7 25, 7 7 कम हो रहा है। तो 20 में 7 कम करेंगे 13, 13 नंबर पे m आना चाहिए, सब में है। 22 में 7 कम करेंगे तो 15 आएगा, ओ सब में है। से अगर हम 7 कम करेंगे, 10 में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हट गया, ये हट गया, दो ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा। 18 में से 7 घटाएंगे 11, 11 में से के आएगा मॉक आ जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा मॉक टेस्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट। ठीक है, इनमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट 31। किसी निश्चित कोट भाषा में पावर को 45978 और रेन को 73 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में आर को किस प्रकार से कोडित किया जाए। देखो आर इन दोनों में कॉमन है क्या, देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो पक्का इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सेम। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। ठीक है जी, बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट। माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा कि मैं जो हूं तुम्हारी मां के पुत्रों में से एक का इकलौता पुत्र हूं। तो जिहान ने कहा कि जो मैं हूं वो तुम्हारी मां, यानी कि माधव 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 की मां के पुत्रों में से एक का इकलौता पुत्र हूं, मतलब कोई और भी हो सकता है, और उनमें से किसी एक का पुत्र हूं, यानी कि मैं मतलब जिहान। तो जिहान इनका भी पुत्र हो सकता है और जिहान इनका भी पुत्र हो सकता है, क्योंकि उसने ये बोला कि मैं किसके लिए आया, जिहान कहा गया, जिहान। ठीक है ना। तो जो जिहान है वो माधव के मां के पुत्रों में से एक का इकलौता पुत्र है। तो माधव के मतलब एक से ज्यादा पुत्र हैं, और उनमें से किसी एक का इकलौता पुत्र है। तो जेहान माधव का भी पुत्र हो सकता है, जेहान जो है इनके भाई का भी पुत्र हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है माधव का जेहान से क्या रिश्ता है। तो अगर माधव
जिहान का पुत्र है तो पुत्र ही कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, अब माधव का जिहान से, जिहान क्या बोलेगा माधव को, तो जिहान क्या बोलेगा माधव को, बताओ जरा। अगर जिहान इसके जस्ट ऊपर है तो पिता कहलाएंगे, और जिहान अगर बगल में है तो चाचा कहलाएंगे। तो दोनों कंडीशन यहां पे बन सकता है कि पिता या चाचा। क्लियर है? तो माधव पिता भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 33। यदि 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो 17 अप्रैल 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया ही है कि पहले आप ईयर्स में देखिए, वर्ष में अंतर कितने साल का, 6 साल का। लीप ईयर कौन पड़ेगा, तो 2008 पड़ेगा। एक ही लीप ईयर पड़ेगा, 6 और 1 7। 7 में 7 का डिवाइड किया 0, यानी कि वर्षों में विषम दिन नहीं है। ठीक है, फिर देखो अप्रैल और अगस्त में पहले कौन आता है, अप्रैल। अप्रैल का महीना 30 का, 30 में से 17 को घटाएंगे, 30 में से 17 को घटाएंगे तो अप्रैल में 13 दिन बचा। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद अप्रैल का 13 दिन, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त की 5 तारीख। 7 का डिवाइड करो जरा, तो 7 6 13, 6 बचा। 31 का महीना विषम दिन 3, 31 का महीना विषम दिन 2, 31 का महीना विषम दिन 3, ये 5 हो गया। तो 5 2 7 कट जाएगा, 6 3 9 3 12, 7 5 12, यानी कि टोटल विषम दिन, टोटल देख लो, 6 3 9 3 12, 12 और 7 19, 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 5। तो देखो अगस्त का दिया है, अप्रैल में आना है तो -5 करो। तो -5 अगर हम कर देंगे फ्राइडे में, फ्राइडे में -5 करें या +2 करें, सैटरडे संडे, सही जवाब क्या आ जाएगा, संडे रविवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कार्तिक बिंदु ओ से चलना शुरू करता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है क्या, चलो देखते हैं। कार्तिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर चलाया उसको 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, 10 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर और आगे चला गया। ठीक है, बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलो भाई, बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इधर ले लूं, उधर जा रहा है, फिर से देख लो एक बार। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्तिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि 10 किलोमीटर तो ये हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर और, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां तक हो गया, बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, कह रहा फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नहीं नीचे, 15 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर तो ये हो गया, 7 किलोमीटर ये हो जाएगा, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। और वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब यहां पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है, पी पर रुकता है। ठीक है, कह रहा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी, 7 किलोमीटर। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी, 7 किलोमीटर, और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, यह दिशा कौन सी है, नॉर्थ की, उत्तर की, 7 किलोमीटर उत्तर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए, एक अधिवर्ष के फरवरी महीने में 5 मित्रों का साक्षात्कार अलग अलग तिथियों पर है। ठीक है, फरवरी महीना है भाई साहब। ठीक है,
5 मित्रों का साक्षात्कार अलग अलग तिथियों पर है, सभी का साक्षात्कार सम तिथियों पर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। प्रत्येक साक्षात्कार के बीच में ठीक 5 दिन का अंतर है। चलो कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं कि चलो किसी का अगर 2 दिन को हुआ, 2 को था, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 को होगा। फिर 5 दिन बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 को होगा। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 को होगा। फिर 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26 को होगा। 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। आपसे कह रहा है कि पहले व्यक्ति का साक्षात्कार किस तिथि को होगा। यदि उनमें से किसी का भी साक्षात्कार 28 फरवरी को नहीं है, तो सीधे जवाब हो गया किस तारीख को होगा भाई, 2 को होगा। कुछ नहीं था, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट। इन प्रश्नों में कथन, सीधी सी बात है, ये किसका चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको मालूम है ये इनइक्वलिटी है। एल से ई जाना है, एल से एम गए, एम से के गए, के से ई पहुंच तो गए, और इस साइन का मतलब है कम से कम एक मिलना चाहिए, तो एक तो मिल गया इक्वल को छोड़ के। पी से के जाना है, पी से के कहाँ पे, यहाँ पे के तक पहुंचने के लिए या तो ई से होके जाना है, या तो ओ एल एम से। तो पी से आगे वाई जाओगे, वाई से आर जाओगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब हो जाएगा यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक निश्चित कूट भाषा में रिकवरी को वाई आर एफ वी पी सी एफ आर लिखते हैं। देखो भाई, आर ई सी ओ वी ई आर वाई रिकवरी को वाई आर एफ वी पी सी एफ आर लिखा जाता है, और रिक्वायर्ड को ये लिखा जाता है उस भाषा में। रिगोरस को क्या लिखा जाएगा, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है भाई ऐसी कंडीशन में, क्या लॉजिक बन रहा है। तो आर को आर रहने दिया, यहाँ वाई को वाई होने रहने दिया, ई को एफ कर दिया, ई को एफ कर दिया, ई को एफ कर दिया, एक बढ़ा दिया। ठीक है, और आर को आर ही रहने दिया, इधर नहीं बढ़ाया भाई, इधर भी तो प्लस होना चाहिए। आगे देखते हैं, फिर सी को सी रहने दिया, फिर ई को एक बढ़ा दिया। ठीक है, और वी को वी रहने दिया, और पी को एक बढ़ा दिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स उनमें एक बढ़ा रहा है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको एज इट इज वैसे ही रख रहा है। क्लियर है, फर्स्ट टू लास्ट ये आपका लॉजिक इसमें चल रहा है, पहले का आखिरी से रिलेशन। ठीक है, तो चलो हम रखते हैं आर और एस, तो ऐसे लिख दो, आर यहां लिख दो, एस यहां लिख दो, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, एक ही ऑप्शन बचता है सी, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, बाकी लॉजिक क्लियर है। इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, आर पहले होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन सी है, सी को टिक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करता है। बताओ भाई कौन पूरा कर रहा है। तो 109 से 113, 113 से 117 4 बढ़ रहा है, तो 101 में 4 जोड़ेंगे तो 105 होना चाहिए, तो 105 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 से 4 डी होना, नहीं नहीं, एक एक बढ़ रहा है। पहला वाला बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो सी ही होना चाहिए। 105 क्लियर है, 4 4 आपका बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, यदि परसों सोमवार है, परसों, तो आज अगर x है, कल x प्लस 1 होगा, परसों x प्लस 2 होगा। ये परसों, परसों क्या है भाई, सोमवार है, तो आज क्या होगा घटा के हम देख लेंगे, रविवार शनिवार, तो आज क्या है, शनिवार है। तो आपसे कह रहा है कि आज से 50 दिन पहले, इधर आज से 50 दिन पहले, 50 में हमने 7 का भाग दिया, विषम दिन कितना, एक, एक घटा दिया, शनिवार में एक घटा देंगे, तो 50 दिन पहले क्या था, फ्राइडे था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। चलो
आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न में, 40 नंबर प्रश्न में। एक पासे में अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर एल एम एन ओ पी और क्यू लिखे हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यह दर्शाई गई हैं। एम के विपरीत फलक पर क्या होगा? एम के विपरीत फलक पर क्या होगा? एम के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो आप देखो, बहुत सारी चीजें कॉमन मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो अगर मैं यहां एन और एम को लूं, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो एन के बाद पी आएगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल ऐसे प्रश्नों में हम क्या देखते हैं कि ऐसे कितने डाइस हैं जिनके बीच में एक ही संख्या कॉमन है या एक ही अक्षर कॉमन है। तो पहले और दूसरे में देखा कि एन कॉमन है, एन के बाद पी में गए, पी के बाद क्यू में गए, ठीक है ना। और फिर एन के बाद हम एल पे गए, एल के बाद हम एम पे गए, और बाकी हमें मतलब है क्यू का एम से, तो क्यू का विपरीत तो हमें एम मिल गया, ठीक है। क्यू का विपरीत हमें एम मिल गया और एम का विपरीत क्यू मिल गया। पहले तो हम वनली वन कॉमन से देख लिए, लेकिन एक चीज और हमने देखा, अगर हम पहले और तीसरे वाले को लें, पहले और तीसरे वाले को लें, पहले और तीसरे वाले को लें, तो इसमें आप देखोगे क्यू एन और क्यू एन कॉमन है, क्यू एन कॉमन है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो पी का अपोजिट एम दिखाई दे रहा है, एम का अपोजिट पी दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आपको आपके सामने दिखाई दिया, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिखाई दे रहा है, एम का क्यू भी है और एम का पी भी है। एक कंडीशन और देखोगे कि एन एम, और अगर एन एम को लेंगे तो एन एम और एन एम ये दोनों कॉमन है, तो लेंगे तो यहाँ तो फिक्स हो जाएगा कि एल की कोडिंग क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। एल की कोडिंग क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। तो एन और एम की जगह पे कौन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो ओ और पी नहीं दिखाई दे रहे, ओ और पी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन में जब हम लोगों ने बनाए, देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम की जो कोडिंग आ रही है, एम की कोडिंग जो आ रहा है, एम का जो कोड आ रहा है, वो ओ या पी में से कोई हो सकता है, ओ या पी में से कोई हो सकता है। ये 3 कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं एम के लिए, ठीक है। 3 कॉमन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, और हम पहला वाला जो कंडीशन लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली वो सब सेम होगा, भले से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो भी वही आएगा उसके विपरीत, वनली वन कॉमन से चलोगे तो भी वही विपरीत आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? एम का क्यू भी हो सकता है, एम का पी भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में है, और एम का ओ भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन में है। तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एन और एम यहाँ पे लिखा था, एन का अगर हम कंफर्म कर लें तो एम का हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो इन दोनों में अगर हम चेक करें तो एन के बाद अभी आया हुआ था पी, पी के बाद आया हुआ था क्यू, ठीक है। फिर एन के बाद आया था एल, एल के बाद आया था एम। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा? ओ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें अगर हम चलें तो एन का कंफर्म हो रहा है ओ। तो अगर हम एन का कंफर्म मान के चले ओ, एन का अगर हम कंफर्म मान के चलें कि इनकी कोडिंग, इनका अपोजिट ओ होता है, तो देखो 2 कंडीशन में हमारा ये सही हो जाएगा कि एम का भी पी हो सकता है, एम का पी हो सकता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हम करेक्ट मारेंगे, बाकी सारे को हम गलत कर देंगे, क्योंकि सबके सब आपके ऑप्शन में है, चारों के चारों ऑप्शन में है, और 4 के 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने बन रही है। लेकिन ज्यादातर जो हमने देखा कि एम का पी से रिलेशन, और यहां भी एम का ओ और पी में से कोई एक था, तो हमने कंफर्म कर दिया कि एन का अगर ओ है, एन का अगर ओ है तो कंफर्म हो जाएगा एम का क्या है? पी है। तो एम का पी यहां भी सही हो रहा है और एम का पी यहां भी सही हो रहा है। अब ध्यान से देखो, एम का अगर हम पी करेंगे तो हमारा कहीं पे नुकसान नहीं होने वाला है। एम का अगर हम पी टिक करेंगे तो हमारा कहीं नुकसान नहीं होगा। नुकसान का मतलब ये हुआ मेरे भाई, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सामने एम दिखाई दे रहा है ना, बताओ एम यहाँ पे है तो उसका अपोजिट हमने बोला पी होगा, तो क्या यहाँ कहीं पी दिखाई दे रहा है? जी नहीं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एम आपको दिखाई दिया, क्या इसका अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट हम पी टिक किए हैं, क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। एम का अपोजिट पी होता है, तो पी का क्या एम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। इसलिए हमारा सही जवाब जो होगा वो हमारा सही जवाब डी ही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर एम का हम क्यू मार दिए तो देखो एम और क्यू एक साथ दिखाई देंगे, एम का, ठीक है। एम का अगर हम, और ओ के तो चांसेस है नहीं,
वो कंफर्म हो गया कि इसी का होगा। तो ये टोटल आपके प्रश्न कितने थे? 40। ठीक है, टोटल आपके 40 प्रश्न थे। पेपर अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था कि आप एक राउंड में आसानी से 30-31 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है ना। और बाकी के प्रश्नों के लिए जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम था आप उसको कर सकते हो। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको कठिन रहा हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज इतना ही हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग मॉक की एनालिसिस करते रहेंगे हर वीक, ठीक है जी। जय हिंद।